तो देखो प्रतीक, सबसे पहले हमने एवोगाड्रो लॉ कह रहा था इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैंने बोला इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं। अगर इक्वल वॉल्यूम की इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं तो इक्वल मॉलिक्यूल्स के पास इक्वल वॉल्यूम होनी चाहिए। तो इक्वल मॉलिक्यूल्स का एक नंबर ले लेता हूँ, एक क्वांटिटी होती है 1 मोल। तो इक्वल मॉलिक्यूल्स माने मैं इतने मॉलिक्यूल्स मान लेता हूँ, सबके इक्वल इतने ही मॉलिक्यूल्स मान लेता हूँ। तो सबके 1 मोल मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एक कांस्टेंट इक्वल वॉल्यूम आएगी। और हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कि हर एक मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम एक फिक्स टेम्परेचर 298 केल्विन और 1 बार पे कितनी होती है। तो हमने सबके लिए मेजर किया, सारी गैसेस के लिए इक्वल वॉल्यूम आ रही थी। और वो वॉल्यूम कितनी आ रही थी? 22.4 लीटर्स, जो हमें याद रखनी है। दैट मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल of any gas will always occupy, हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, क्लियर प्रतीक? अच्छा, 1 मोल ऑफ गैस ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, सेम वॉल्यूम होगी। और हमने उसे मेजर भी किया था एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो कितने की इक्वल आती है? 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। माने चाहे कोई भी गैस हो, चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, N2 हो, NH3 हो, कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल माने 6.022 into 10 raised to 23, 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy how much volume? It will occupy 22.4 liters at STP. ये हमने लास्ट क्लास में किया था। कि अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस करी हो तो वो एक बार गो थ्रू कर लेगा, पर अभी के लिए वो ये कुछ समझेगा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन देखूं, ठीक है, तो एक रिएक्शन को देखते हैं और रिएक्शन से पता लगाते हैं कि हमें क्या। मैंने रिपीट कर ही दिया है, ये वही चीज है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। सेवन जो भी मैंने तुम्हें समझाया वही है, वो कुछ अलग नहीं था, जो पिछली क्लास में हुआ है सेम था। ठीक है, हाँ हाँ, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। कनिष्का, 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। क्या पता चलता है इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल तुमने रिएक्शन के बारे में तो 10th में भी पढ़ा था, राइट? कि रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं और उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस O2 गैस इज H2O गैस, ये मान लें। ठीक है, H2O भी गैस बन रहा है, यहाँ पे लिक्विड नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में हमें ये देखना है, बैलेंस करेंगे इसको। तो फर्स्ट बैलेंस करके H2 प्लस 2O2 gives 2H2, ये हमारी रिएक्शन होगी बैलेंस करके। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस is reacting with oxygen gas to produce water. अब ये रिएक्शन में जो आगे नंबर लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 के आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो ये सारे नंबर्स एक्चुअल में इनका नाम होता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, STOICHIOMETRIC स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है उसको हमें देखना है। ठीक है, हाँ, हर्ष अभी होमवर्क डिस्कशन में देखता हूँ एंड में। ठीक है, कुछ एक टॉपिक ही कंप्लीट कर लो फिर हम करते हैं। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? It tells us information about
It tells us information about molecules. It tells us information about moles. And it also tells us information about volume of gas. अब ऐसा कैसे? तुम ये सोचो, इस रिएक्शन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ 1 molecule of H2 requires 2 molecules O2 to produce 2 molecules of water. Can I write this? ये चीज समझ में आई? क्या लिखा मैंने? 1 molecule of H2, रिएक्शन को देख के बताओ, requires 2 molecule of O2 to produce 2 molecule of H2O. Is this understood from the reaction? Say yes or no. Oh sorry, मैंने बैलेंसिंग में गलती कर रखी है, यहाँ पे होना चाहिए था 2H2, 1 O2. That should be 2 molecules of H2. इसको करेक्ट करते हैं. Actually this should be 2 molecules of H2 and 1 molecule of O2. ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ इस रिएक्शन को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल H2 के एक मॉलिक्यूल O2 से कंबाइन करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O. कैन आई से दिस? से यस और नो. अगर क्लियर है तो राइट यस, क्लियर नहीं है तो से रिपीट. कोई बात नहीं, मैं जो तभी ज्यादा कुछ किया नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ ये जो नंबर होता है इन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हम ये बता सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल H2 के 1 मॉलिक्यूल O2 से कंबाइन कर रहे हैं and it is producing 2 molecule of H2O. So we can tell about molecules. नमन ये क्लियर हुआ? प्रतीक तुम्हारा यस नो नहीं आ रहा, यस नो करते रहो. क्लियर है या नहीं? Spelling is stoichiometric. S-T-O-I-C-H-I-O-M-E-T-R-I-C. S-T-O-I-C-H-I-O-M-E-T-R-I-C. Stoichiometric कोफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक एग्जांपल बताओ. अगर मैं बोलूं कुछ एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 car has 4 tires. ठीक है, if I say 1 car has 4 tires, can I also say that 1 dozen cars have 4 dozen tires? ये बात समझ में आई? Say yes or no. Is this true or false? अगर 1 car has 4 tires, so 1 dozen cars has 4 dozen tires. True. ठीक है, तो अगर मैं कार की डजन की जगह अभी मैं मोल यूज करूं, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, राइट? तो आई कैन से, मैं अगर 1 मोल कार ले लूं तो आई कैन से 1 मोल कार हैव हाउ मेनी टायर्स? बताओ, हाउ मेनी टायर्स? 4 या 4 मोल? 4 मोल, करेक्ट. तो 1 मोल कार हैज 4 मोल्स टायर. समझ में आई ना बात? ये तो अंडरस्टूड है. तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 molecules, I am saying 2 molecules of H2 require 1 molecule O2. So can I also say 2 moles of H2
require 1 mole O2 to produce 2 mole H2O. Can I say this? Say yes or no. ठीक है, ये सबको क्लियर है? अच्छा विद्युत, मैं अभी समझाता हूँ दोबारा। देखो, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन के ये जो नंबर्स होते हैं बैलेंसिंग वाले, इन बैलेंसिंग वाले नंबर्स को हम 10th में तो कुछ नहीं बोलते थे, बट 11th में वी कॉल इट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हमें इसको बोलना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मुझे ये पता चल रहा है कि H2 के मुझे 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और उसका एक ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए होता है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। इज दिस क्लियर विजय? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसके मैं अगर जैसे टायर के हिसाब से मैं डजन में ले सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 2 डजन मॉलिक्यूल्स 1 डजन मॉलिक्यूल ऑफ O2 चाहिए होंगे। आई कैन से, क्योंकि 2 को 1 चाहिए तो 2 दर्जन को 1 दर्जन चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 मोल मॉलिक्यूल ले लूँ, मोल इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अमाउंट, तो मैं 2 मोल H2 ले लूँ तो उसको कितने मोल O2 चाहिए होंगे? 1 मोल O2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एंड में डाउट ले लूंगा, तुम्हारा टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मुझे मॉलिक्यूल्स की जगह मोल्स से भी काम बन सकता है। तो मैं कह सकता हूँ 2 moles H2 require 1 mole O2 to produce 2 mole H2O, right? But these are different things. एक कार और एक डजन कार, दोनों अलग बात होती है, राइट? अच्छा, पर हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन इसी रिएक्शन से पता चल रही है कि चाहे वो 2 कार हो या वो 2 दर्जन कार हो, तो उनको 4 टायर चाहिए या 4 डजन टायर चाहिए। इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन से ही मिलती है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने पढ़ा था एवोगाड्रो लॉ में, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एवोगाड्रो लॉ में 1 मोल ऑफ गैस occupies 22.4 liters, राइट? तो अगर हम बोले अगर मैं बोलूँ 2 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई, ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 44.8 लीटर, राइट? अगर मैं बोलूँ हमारा 10 मोल गैस will occupy 224 liter. I hope this is clear. So can I say moles is directly proportional to volume of gas? Can I say this? Say yes or no. ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैं एक बार देखो कनिष्का, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 mole of gas occupies 22.4 liters, 2 mole will occupy 44.8 liters and 10 mole will occupy 224 liters. ये कैसे?
क्योंकि 1 मोल की वॉल्यूम है 22.4, 2 मोल की वॉल्यूम होगी 2 इंटू 22.4 दैट इज 44.8 लीटर्स। ऐसे 10 मोल की वॉल्यूम होगी 10 इंटू 22.4 दैट इज 224 लीटर्स। ठीक है, अच्छा मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे हमें पता चलता है मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है कनिष्का? भविष्य स्टोशियोमेट्री समझ आ रही है? मुझे तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे। तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा भविष्य, माइक ओपन करके भी जवाब दे सकते हो मुझे। अच्छा 4 बजे तो बस ये लास्ट पार्ट एक बार कंप्लीट करते जाओ, फिर हम गेलो-सैक्स लॉ बाद में कर लेंगे। एक बार देख लो। टू वॉल्यूम ऑफ ए प्रतीक एक बार कंप्लीट करके जाओगे। अच्छा देखो, मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई कैन से मोल्स की जगह वॉल्यूम भी यूज कर सकता हूँ। to require 1 volume O2 to produce 2 volume H2O। क्या मैं अगर मोल्स वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 मोल्स की जगह 2 वॉल्यूम भी तो यूज कर सकता हूँ, 1 मोल की जगह 1 वॉल्यूम भी तो यूज कर सकता हूँ, और 2 मोल्स की जगह 2 वॉल्यूम भी तो यूज कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? से यस और नो। नहीं है क्लियर तो नो बोलो, हाँ बोलो सलाम। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो प्रतीक तुम जा सकते हो, अभी जिसको समझ नहीं आया वो रुकेगा, ठीक है? और कनिष्का ये लॉज में लिखा नहीं हुआ, पर ये लॉज से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमारे बैक एक्सरसाइज पे क्वेश्चन भी है, तो इसलिए करा रहा हूँ। मोल्स और वॉल्यूम कैसे प्रोपोर्शनल है ये अभी बताया था भविष्य, हमारा एवोगैड्रो लॉ में 1 मोल 22.4 लीटर्स, 1 मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं, ये करा था भविष्य, यस और नो? ये समझ आ गया था। तो 1 मोल में 22.4 हो गया, 2 मोल में 44.8 होंगे, 10 मोल में 224 होंगे। वैल्यूज अलग है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तुम ये समझो कि 22.4 और 44.8 ये दोनों की रेशियो कितनी है? 1:2 ही तो है, और 1:10 अगर मोल की रेशियो है तो 1:10 वॉल्यूम की भी तो वही रेशियो है, सेम रेशियो है। रेशियो से बात होती है ना। अगर सपोज मैं बोलूं एक गाड़ी में, तुम ये समझो अगर मैं बोलूं 1 कार हैज 4 टायर्स, ठीक है, एंड 1 कार हैज 2 मिरर्स, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ अगर किसी चीज में किसी कार में 2 मिरर होंगे तो उसमें 4 टायर होंगे, क्योंकि एक गाड़ी में दो अ, 2 मिरर हैं, तो वो भी तो डायरेक्टली रिलेटेड ही होगा ना। हाँ, जैसे जैसे वैल्यू मोल की बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, ठीक है? तो उससे रिलेट कर रखा है हमने, ठीक है? जैसे एक डॉग के 4 लेग्स हैं, तो 2 डॉग्स के 8 लेग्स होंगे, है ना? तो मोल ऐसी तरीके से मोल्स और वॉल्यूम भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तुम बस अभी ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में गेलो-सैक्स लॉ पे डिटेल में जाएंगे, एवोगैड्रो लॉ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कनिष्का? और भविष्य बाकी हम क्लास लेंगे तुम्हारी परसों, एक्स्ट्रा क्लास। कल वाली तो नॉर्मल क्लास होगी, मंडे वाली, ट्यूसडे को थोड़ा टॉपिक्स रह गए हैं वो कराऊंगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म फॉर
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड? 1 बार प्रेशर। हाँ, गेलुसैक्स लॉ रह गया बस। तुम्हें अभी करना है तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ गेलुसैक्स लॉ। चलो वो बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, भविष्य तुम भी रिपीट क्लासेस में आके अपने जो जो टॉपिक्स तुम्हारे छूटे हैं वो कंप्लीट करते जाना, मैं तुम्हें भेजता रहूंगा लिंक्स। ठीक है, हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंप्लीट हो गया, यही था। 3 चीजों से रिलेट कर सकते हैं, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। इसके आगे वाला टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट है, जो तुम कर ही रहे थे ऑलरेडी। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, ठीक है। ओके क्लास। हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक है ना, मैं समझा दूंगा। लिमिटिंग का ट्राई करना, लिमिटिंग पहले जरूरी है। लिमिटिंग में स्टोइचियोमेट्री ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, मैंने स्टेप्स लिखवा दिए थे, तो लिमिटिंग वाले स्टेप्स को पहले फॉलो करो। आज घर जाके पहले लिमिटिंग्स के जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करके रखना, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है उसमें, ठीक है।